हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8.21 से बात करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, टू हैवी स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड रेडियस 0.10 मीटर आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the centers of the sphere? Is an object placed at that point in equilibrium? If so, is the equilibrium stable or unstable? मतलब ये क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला है कि आपके पास एक टेबल है, उस पर दो ऐसे मास रखे हैं, ठीक है, ओके, हाँ, दोनों इक्वल है, दोनों जो है उनका मास क्या है 100 किलोग्राम और दोनों की रेडियस दी हुई है और दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर लेंगे हम, वो जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, ठीक है, ओके। तो पहले पूछा है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। अगर इसे हम डिस्टेंस r बोले तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर ओ, सपोज ये स्फीयर को a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं, तो यहाँ पर ये o पर, ये मिड पॉइंट पर, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया 0.5 मीटर और ये डिस्टेंस भी क्या हो गया 0.5 मीटर। तो पहले हमें फाइंड करना है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। देखिए आपको ये पता है कि यहाँ पर हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस पर कौन फोर्स लगाएगा, ए फोर्स लगाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ओ ए की डायरेक्शन में होगी, और ये जो बी जो है वो स्फीयर, इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन के इस तरफ होगी, ओ बी की तरफ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स वैल्यू उसकी इक्वल ही है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों स्फीयर का मास सेम है, मास सेम है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है F = g m1m2/r², उसमें अगर बात करें m1 जो है वो स्फीयर का मास है और m2 जो यहाँ पर O पर जो हमने ऑब्जेक्ट रखी है और सपोज यूनिट मास अगर हम रख देते हैं तो उसका मास है, तो दोनों ही कंडीशन में फोर्स इक्वल होगा और डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। उसका मतलब होगा कि रिजल्टेंट विल बी 0, मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर नहीं लगेगा। और सिंपल चीज़ है कि अगर एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर मैं कुछ रखती हूँ, जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उस तरफ लगेगा, तो वो जो होगा पॉइंट वो स्टेबल होगा, है ना। किसी एक तरफ अगर यहाँ फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो वो चीज़ उस तरफ खींचती है, अगर दोनों तरफ जो इक्वल जो हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ वहीं पर रहेगी, मतलब कि वो जो है वो पोजीशन वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? ओके। सेकंड थिंग हमें पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो ए की वजह से भी मिलेगा और बी की वजह से, दोनों की वजह से हमें पोटेंशियल मिलेगा। और ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ उसको हमें टोटल ही करना है। तो पहले ए की वजह से जो मिलेगा पोटेंशियल, सपोज इसका मास उसे हम m बोले तो क्या उसकी फॉर्मूला क्या होगी, -gm अपॉन डिस्टेंस क्या है 0.5, और इसकी वजह से भी कितना मिलेगा मुझे पोटेंशियल, -gm अपॉन क्या है 0.5 डिस्टेंस है, तो इतना हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगा। तो उसमें सिर्फ हमें वैल्यू रख देनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। और पोटेंशियल माइनस है, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। और दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से ये यहाँ पर अगर हम कुछ भी रखते, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते, इसका यहाँ से हम इसे थोड़ा सा भी वहाँ से उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा भी चेंज करेंगे तो उसका मतलब ये होगा, सपोज मैं इसे यहाँ पे रख दूँ तो इसकी वजह जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और इसकी वजह से वो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो वो परमानेंटली वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप इसे समझा सकते हैं। थोड़ा मैं इसे बोल देती हूँ आपको कैसे लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले वो लिख दीजिए पहले कि सपोज O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ए ओ और ओ बी, ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 मीटर। नाउ फोर्स ड्यू टू स्फीयर ए इज, सपोज मैं उसे एफ ए बोलूँ तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, जी
इंटू एम, यहाँ पर जो रखा है उसे मैं अगर स्मॉल एम बोल देती हूँ, अपॉन क्या होगा उसका डिस्टेंस 0.5 स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ओ से ए की डायरेक्शन में, तो टूवर्ड्स O2A, और OA भी लिख सकते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में होगी। इसी तरह फोर्स ड्यू टू स्फीयर B, ओके, तो वो क्या होगा, उसका आंसर F, और इसका मास भी m है, उसका भी m है, और डिस्टेंस क्या है 0.5, ओके, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है, टूवर्ड्स OB, क्लियर। तो ये जो है वो हमें डिस्टेंस की वजह से कितना कितना फोर्स लग रहा है वो मिल गया। अब क्या लिखेंगे, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो लिख लीजिए आप, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, both forces are equal and opposite. So effective force on the body of mass m placed at midpoint O is 0. Effective force will be 0, okay, and this is the body is in equilibrium, okay. Now gravitational potential क्या होगा, नेट टोटल V इज इक्वल टू, लिख लीजिए आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू VA प्लस VB, मतलब माइनस GM अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5, और दूसरे की वजह से भी उतना ही है, मतलब कि 2 टाइम GM अपॉन 0.5 हो गया, और सबकी वैल्यू आपके पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास जो है वो 100 kg था, और अपॉन 0.5, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो समथिंग 2 पॉइंट समथिंग और आ जाएगा, ओके। और इसके यूनिट आपको याद होगा जूल पर किलोग्राम, ठीक है, तो सारी चीज़ें लिख लीजिए आप, आपका आंसर क्या है 2.7 इंटू 10⁻⁻8, 2.7 इंटू 10⁻⁻8, ओके। फिर आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, माइनस है मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल, क्लियर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन था 8.21। नेक्स्ट मैं बात करूँगी 8.22 जो है हमारी एडिशनल एक्सरसाइज। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन हमें, एज यू हैव लर्न in the text, a geostationary satellite orbits the earth at a height of nearly 36,000 km from the surface of the earth. What is the potential due to earth's gravity at the site of this satellite? वहाँ पर क्या हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। तो आपको पता है पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी क्या है, उसका फॉर्मूला -GM अपॉन R होगा, वेर R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, RE प्लस H, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो है G का, तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24, और यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6400 किलोमीटर, और कितनी हाइट पर हमें पता है 36,000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन ही किलोमीटर, तो मैंने कॉमन ही 10⁻³ लिख लिया है। तो हमारे पास यहाँ से जो फार्मूला है उससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप काउंट कीजिए आपका आंसर क्या मिलता है, आपका जो आंसर है वो कुछ मिलना चाहिए -9.43 इंटू 10⁻6, 9.43 इंटू 10⁻6, और क्या आएगा उसका यूनिट, जूल पर किलोग्राम, है ना।
पर यूनिट मास है ना, एनर्जी पर यूनिट मास है इसलिए इसकी, और वर्क पर यूनिट मास है इसलिए उसका जो यूनिट है वो आएगा जूल पर किलोग्राम। क्लियर? तो ये हमें क्या मिल गया? पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट है 8.23। सिंपल था एकदम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया हमें, अ स्टार 2.5 times द मास ऑफ द सन, ओके, एंड कोलेप्स्ड टू अ साइज ऑफ 12 किलोमीटर, रोटेट्स विथ अ स्पीड ऑफ 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। दिस मतलब ये जो है उनको न्यूट्रॉन स्टार्स बोलते हैं हम। विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ सन जो है वो हमें दिया हुआ है, उसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो है न्यूट्रॉन स्टार है और उसकी सरफेस पर कोई चीज़ रखी हुई है। ये जो न्यूट्रॉन स्टार है वो रोटेट कर रहा है किसी जो स्पीड से, वो हमें दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वो जो चीज़ है वो यहाँ पर स्टक होगी कि वहाँ से बाहर निकल जाएगी। हमने चैप्टर 5 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं कि अगर जो है पर्टिकुलर कॉइन के लिए हम वो जो सम थे वो उसके लिए थे, कॉइन के लिए कि कॉइन है अगर वो घूम रहा है तो वो वहाँ से निकल जाएगा कि वहाँ पे रहेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने चैप्टर 5 में किए हुए। वही चीज़ यहाँ पर है कि सपोज़ ये यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, अगर ये चीज़ रोटेट कर रही है, ये न्यूट्रॉन स्टार जो है वो रोटेट कर रहा है, तो वो चीज़ उसके साथ इक्वेटर पे रखी हुई है तो उसके साथ ही वो रोटेट करेगी। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अगर रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, तो इस पर जो है वो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उतना ही ऑपोजिट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर कि इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से मतलब जो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हुई किससे, ये जो सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सेलरेशन है उससे, तो वो चीज़ वहीं पर रहेगी। और अगर ऐसा हुआ कि g की वैल्यू, इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है g, उसकी वैल्यू अगर कम हुई किससे, तो ये जो एक्सेलरेशन जो है, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है उससे कम हुई, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ वहाँ से निकल जाएगी, वो वहाँ पर चिपक के नहीं रह सकती। ओके, तो मुझे ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, एक तो जी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, उससे ही हम हमारा आंसर जो है वो बता सकते हैं। क्लियर? तो पहले तो हम फाइंड कर लें यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ, क्या दिया है हमें, न्यूट्रॉन स्टार। ओके, तो g की वैल्यू क्या होगी, उसकी क्या फॉर्मूला होगी, Gm/r² होगी। g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मास क्या लेना है, हमें क्या दिया है 2.5 टाइम्स मास ऑफ सन, मतलब m = 2.5 टाइम्स मास ऑफ सन है। तो मतलब क्या हो गया 2.5 इंटू मास ऑफ सन क्या है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम अपॉन r। तो देखिए आपको यहाँ पर रेडियस कितनी दी हुई है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर है, मतलब r = 12 इंटू 10⁻3 मीटर हो गया, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो g की वैल्यू आपको मिल जाएगी पहले। तो देखिए आपको g की वैल्यू क्या मिलती है, मेरा जो आंसर है वो आएगा 2.3 अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻12 आता है आपका आंसर इतना 2.3 इंटू 10⁻12। ओके, चलो नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, तो वो उसकी जो फॉर्मूला है वो है क्या है v²/r, है ना। a = क्या लिखते हैं हम v²/r, और v = अगर हम r ओमेगा रख दे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है r ओमेगा²। एक r कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ = r ओमेगा। ओमेगा मतलब आपको पता है 2π/t और 1/t मतलब f
है ना, फ्रीक्वेंसी, तो 2πf और न्यू भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर न्यू की वैल्यू दी हुई है, मतलब 4π² r न्यू स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। 4π मीन्स 3.14 होल स्क्वायर, r जो है वो है हमारे पास 12 × 10⁻³ और जो न्यू है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये जो है वो भी हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिल जाएगा। ओके, कितना आंसर आता है आप चेक कीजिए। आपका जो आंसर है वो आएगा ऑलमोस्ट 1.1 × 10⁶, 1.1 × 10⁶। तो देख लीजिए यहाँ पर किसकी वैल्यू ज़्यादा है, हियर g इज़ वेरी ग्रेटर देन a, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो वो चीज़ है वो उसकी जो न्यूट्रॉन स्टार है उस पर स्टक करके रह जाएगी। ओके, तो आप लिख सकते हैं, सो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया है इसमें क्या किया हमने, ये g की वैल्यू जो थी वो फाइंड की और उसको एक्सेलरेशन से कंपेयर किया। ओके, तो इस पर से हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा उसमें क्या बोला है आपको। देखिए क्वेश्चन 24, उसमें हमें बताया है कि अ स्पेसशिप इज स्टेशन ऑन मार्स, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी expended on the spaceship to launch it out of the solar system। मास ऑफ स्पेसशिप दिया हुआ है, मास ऑफ सन, मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मार्स और g की वैल्यू दी हुई है। देखिए पहले तो क्या चीज़ है कि सोलार सिस्टम से ही उसे बाहर निकालना है। कुछ ऐसी चीज़ है कि सपोज ये हमें बात करें कि ये हमारा सन है और इसके जो अराउंड है वो कौन घूम रहा है, मार्स घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पर कौन है, ये हमारा मार्स है सपोज, और उसकी सरफेस पर यहाँ पर कौन है, स्पेसशिप है, ऐसा हमें बताया है। क्लियर। तो यहाँ पर से हमें क्या करना है, ये स्पेसशिप को यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो सिंपल चीज़ है कि स्पेसशिप की टोटल हमें एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। उसकी टोटल जितनी एनर्जी होगी उतनी जीटी माइनस में होगी, क्योंकि वो बाउंड कंडीशन में होगा तो मतलब कि उसकी एनर्जी माइनस होती है तो ही वो बाउंड कंडीशन में होता है, तो उतनी एनर्जी हमें प्लस देनी पड़ेगी। ओके, इतनी चीज़ है। तो पहले तो है जो सारी हमें वैल्यूज़ दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं। पहले जो है वो हमें क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ स्पेसशिप, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मास ऑफ स्पेसशिप, उसे अगर हम स्मॉल m बोल दें तो वो कितना दिया हुआ है, 10⁻³ किलोग्राम। नेक्स्ट जो दिया है वो क्या है, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन अगर हम ms लिख दें तो वो है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। फिर मास ऑफ मार्स दिया है, उसे हम कैपिटल M बोल देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। फिर दिया है रेडियस ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स जो है अगर हम उसे स्मॉल r बोल दें तो वो क्या दिया है, 3395 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसका जो रेडियस है वो इतना जो है वो r है। ओके, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मार्स, तो ये जो ऑर्बिट का ये जो है ना डिस्टेंस, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब उसे हम कैपिटल R बोल दें अगर, तो वो है 2.28 × 10⁸ किलोमीटर और 10⁻11 मीटर। ठीक है, इतनी चीज़ हमें दी हुई है। तो पहले तो देख लीजिए आप कि हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, तो टोटल एनर्जी के लिए हमें ये तो पता है कि जो स्पेसशिप है उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप बोलेंगे कि इसको तो मार्स पर रखा हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, इसलिए कि हमें सिर्फ उसे मार्स की सरफेस से बाहर नहीं निकालना, पूरी जो सोलार सिस्टम है उससे ही बाहर निकालना है। देखिए यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें क्या था कि सपोज हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की सरफेस पर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो अगर हम बात करें रेफरेंस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो अर्थ पर कोई चीज़ है तो वो अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले तो उसे हम स्टेडी समझ सकते हैं और फिर उसको फेंकना होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? पूरी सोलार सिस्टम है, तो उसका मतलब उसमें तो मार्स तो घूम रहा है, तो मार्स घूम रहा है तो मार्स की जितनी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड किसकी होगी? हमारी जो स्पेसशिप है उसकी होगी। तो उसकी कुछ स्पीड है तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। क्लियर हो गया आपको? तो उसकी जो है वो कितनी स्पीड होगी, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि मार्स जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर मार्स जो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए हम लिख रहे हैं? मार्स के लिए। तो mv²/r है ना, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो है कैपिटल R। इसमें आप बिल्कुल मिस्टेक मत करना, वो बहुत ध्यान से लिखना। तो इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लग रहा है? तो एक सन है और दूसरा कौन है? मार्स है, दोनों के बीच में लग रहा है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। ठीक है, तो उस पर से हमें v² की वैल्यू कुछ मिल गई। v² इज इक्वल टू क्या हुआ? एक m कैंसल, r कैंसल, मतलब Gms/r। तो मेरे पास v² की वैल्यू मिल गई। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारी स्पेसशिप है वो कहाँ पर है? मार्स की सरफेस पर है, तो उसकी भी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? जो मार्स की जो स्पीड है उसके जितनी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पेसशिप इज स्टेडी ऑन द surface of Mars. So the speed of spaceship is equal to speed of Mars. ओके, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पेसशिप K इज इक्वल टू क्या होगी? 1/2 mv²। उसका मास जो है वो स्मॉल m है, तो स्मॉल m लिखा है मैंने, और v² की वैल्यू क्या है? Gms/r। मतलब कि K इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? Gms/r। अगर हम लिख दे तो अपॉन कौन सा R है? कैपिटल R। तो ये क्या मिल गए हमें? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसकी हमें क्या फाइंड करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर जो है वो स्पेसशिप होनी चाहिए और उसके साथ कितनी सिस्टम बनती है वो देखिए। एक जो सिस्टम है वो स्पेसशिप और सन की होगी, दोनों की सिस्टम की वजह से उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेकंड सिस्टम की इन दोनों की बनेगी, एक होगा मार्स और दूसरी होगी स्पेसशिप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों आपने सन और मार्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली? उसकी वजह ये है कि उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी काउंट करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अभी किसके लिए बात कर रहे हैं? स्पेसशिप के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप इज इक्वल टू, किन दोनों की टोटल करना पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे हम? V बोल दूँ इसे? V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किन दोनों की? सन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ सन एंड स्पेसशिप। ठीक है, एक ये दोनों की हो गई, और सेकंड किन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ क्या आएगा? मार्स एंड
स्पेसशिप। क्लियर? ओके, तो अब इन दोनों का हमें टोटल करना है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर V इज इक्वल टू, देखिए पहले आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस तो आ जाएगा, और क्या है उसकी फॉर्मूला G(m1m2/r). तो एक कौन है यहाँ पर, सन है, दूसरा है स्पेसशिप। तो G मास ऑफ सन, फिर स्पेसशिप का मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए सन और ये जो हमारी स्पेसशिप है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। ओके, सेकेंड, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किन दोनों के बीच की है, एक कौन है, मार्स है, मार्स का मास हमने कैपिटल M लिखा है, दूसरी है स्पेसशिप, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये जो है स्पेसशिप वो मार्स की सरफेस पर है, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो मार्स की रेडियस है उतना। तो मार्स की रेडियस को हमने स्मॉल r से दिखाया है, तो उसे हमें स्मॉल r लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है वो टोटल उसकी एनर्जी मिल गई। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी of the spaceship is equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, तो 1/2 G(ms)m अपॉन क्या है 2r। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये रही, कितनी है, G(ms)m अपॉन कैपिटल R माइनस G(m)m अपॉन स्मॉल r। सारी चीज़ें रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले ये दोनों देखिए, 1/2 -1 मतलब -1/2, मतलब ये दोनों का आंसर आ गया -1/2 G(ms)m अपॉन r, और ये तो है ही। फिर इसमें से कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकलेगा, -Gm कॉमन निकलेगा, बाकी क्या बच गया ब्रैकेट में, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है हमने, इसलिए यहाँ पर क्या बचा, मास ऑफ सन अपॉन 2r बच गया, और यहाँ प्लस आएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पर, कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। बस अब सारी चीज़ें रख दीजिए। 6.67 इंटू 10⁻11, स्मॉल m की वैल्यू है 10⁻3, मास ऑफ सन है 2 इंटू 10⁻30 अपॉन 2, कैपिटल R की वैल्यू जो है वो है 2.28 इंटू 10⁻11, फिर प्लस कैपिटल M मास ऑफ मास 6.4 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय स्मॉल r जो है वो है हमारे पास 3395 इंटू 10⁻3। बस सारी चीज़ें आपको जो है वो आंसर फाइंड आउट करना है, क्या मिलता है आप देख लीजिए। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, जो देखिए काइनेटिक एनर्जी का इतना आता है 2.9254 इंटू 10⁻11, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर आपने फाइंड की है तो, और फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये जो है वो पूरा आप फाइंड करके ये आंसर भी अलग से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो मैं लिखने जा रही हूँ, तो वो जो आंसर है वो आपका कुछ इतना आएगा, माइनस अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं 3.072 आता है, लेकिन -3.1 मैं लिख रही हूँ, तो -3.1 इंटू 10⁻11 जूल। तो इतनी जो माइनस में है उतनी ही एनर्जी हमें कैसी देनी पड़ेगी, प्लस, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि उसे वहाँ से सोलार सिस्टम से निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, प्लस 3.1 इंटू 10⁻11 जूल। तो मतलब यहाँ पर हमने यही किया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड की और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, और दोनों का फिर टोटल ले लिया है, ठीक है। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तब आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी सिस्टम बनती है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो ऐसे आप लिख लेना। नेक्स्ट, a rocket is fired vertically from the surface of Mars with a speed of 2 km/s. If 20% of its initial energy lost due to Martian atmospheric resistance, how far will the rocket go from the surface of Mars before returning to it? मास ऑफ मार्स दिया है और रेडियस ऑफ मार्स दिया है। देखिए आपने मार्स की सरफेस से 2 km/s की जो वेलोसिटी थी उससे उसको भेजा है, ठीक है। मतलब कि उसके पास इनिशियली जो एनर्जी थी वो
आप टोटल ले सकते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो जो पूरी एनर्जी है उसमें से जो उसका एटमॉस्फेयर था उसकी वजह से 20% तो लॉस हो गई। मतलब कि उसे ऊपर एच हाइट पर अगर हमने भेजा है तो एच हाइट पर ले जाने के लिए कौन वर्क कर रहा है, उसका जो हमारी जो इनिशियल एनर्जी थी उसका 80% पार्ट ही वर्क कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 80% पार्ट जो है इनिशियल एनर्जी का वो उसे ऊपर तक ले जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फाइंड करें तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हमें पूछा है कि कहाँ तक वो जाएगा रॉकेट, मतलब उसकी सरफेस से एच हाइट बोल सकते हैं या उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाएगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो वही चीज़ कर सकते हैं, हम इनिशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और फाइनल एनर्जी फाइंड करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उस पर से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इनिशियल एनर्जी जो है वो 100% नहीं लेनी है। कितनी लेनी पड़ेगी? 80%। क्यों? क्योंकि 20% जो है वो उसके एटमॉस्फेयर की वजह से उससे लॉस होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये पूरी चीज़ जो है उसे हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, पहले लिख लीजिए आप ऐसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी? 1/2 mv²। इतनी उसकी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उसकी सरफेस पर जो है -g, उसका जो मास है मार्स का वो कैपिटल M ले, और जो है वो जो चीज़ है आपकी रॉकेट वो उसका मास स्मॉल m ले और रेडियस को r से डिनोट करे, तो हम लिख सकते हैं, वो पहले थोड़ा हम लिख लेते हैं। देखिए, मार्स का जो मास है, मास ऑफ मार्स, ओके, वो कैपिटल M अगर हम बोले तो वो कितना दिया है हमें? 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम। ठीक है, फिर क्या दी हुई है हमें? रेडियस R इज इक्वल टू 3395 × 10⁻3 मीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है हमें? 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -g/m अपॉन उसकी सरफेस पर है तो अपॉन क्या आएगा? r। इतनी उसकी जो है वो इनिशियल एनर्जी होगी। लेकिन फिर हम क्या लिखेंगे इसके बाद? 20% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट। लिख लीजिए ऐसे, 20% एनर्जी, 20% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट। सो फाइनल एनर्जी कितनी बच गई? इनिशियल अगर हमें उसे बोले तो 80% ऑफ क्या हो गया? 1/2 mvi² माइनस gmm अपॉन r। 80% मतलब 80/100 मतलब 0.8 बोल सकते हैं। 0.8 इंटू क्या हो गया? 1/2 mv इनिशियल² माइनस gmm अपॉन r। ये इनिशियल एनर्जी हो गई। ओके, और सपोज हम ऐसे बोले कि रॉकेट जो है वो h हाइट पर जाता है। ओके, तो उसकी जो वहाँ पर एनर्जी होगी एट हाइट h, टोटल एनर्जी ऑफ द रॉकेट विल बी कितनी होगी? ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि ये रॉकेट यहाँ पर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए वो क्या होगा? स्टेडी होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर 0 हो जाएगी, और क्या होगी उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? -gmm अपॉन कहाँ पर गया है वो? h हाइट पर, तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? r प्लस h, है ना, रेडियस प्लस हाइट h। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें h फाइंड करना है।
समझ में आ गया आपको क्या करना है यहाँ पर, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो पूरा है अगर हमें उसे स्मॉल r से डिनोट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडियस है उसे आप कैपिटल R से दिखाना। ओके, तो नाउ वी नो दैट E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। देखिए E इनिशियल कितना है आपके पास 0.8 इंटू 1/2, अगर मैं 2 यहाँ से नीचे निकाल दूँ तो ये 0.4 हो जाएगा, है ना, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी चलेगा। तो मेरा आंसर ऐसा होगा 0.4 इंटू MV इनिशियल स्क्वायर, M कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा M इंटू V इनिशियल स्क्वायर माइनस, यहाँ से मैंने 2 LCM लिया था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2GM अपॉन क्या आ गया R इज इक्वल टू E फाइनल क्या है मेरे पास माइनस GMM अपॉन R प्लस H। देख सकते हैं आप दोनों तरफ से M और M जो है वो कैंसिल आउट हो गए। ओके, और बाकी का जो आंसर है वो अगर हम फाइंड करें तो ऐसा होगा कि 0.4 V इनिशियल स्क्वायर ये जो है होगा माइनस 0.8, उसे हम उस तरफ ले जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, देख लीजिए यहाँ से 0.8 GM अपॉन R इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R प्लस H, इसको उस तरफ ले जाइए तो 0.4 V इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और कॉमन क्या निकल जाएगा उसमें से GM कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 0.8 बाय R माइनस 1 अपॉन R प्लस H। ठीक है, तो यहाँ पर GM को भी नीचे ले आइए तो 0.4 V इनिशियल हमें पता है लेकिन वो हम बाद में रख देंगे, इंटू क्या बच गया है यहाँ पे 0.8 बाय R, तो यहाँ पर अगर हम LCM भी ले सकते हैं और अगर अभी यहाँ पर इसे ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ओके, अगर हम ये पूरा जो है वो उसे इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले जाए तो क्या बचेगा 1 अपॉन R प्लस H इज इक्वल टू क्या हो गया 0.8 अपॉन R माइनस 0.4 VI स्क्वायर अपॉन GM। बस अब जो वैल्यू पता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.8 अपॉन R की वैल्यू क्या है हमारे पास 3395 इंटू 10⁻³ माइनस 0.4 इंटू V इनिशियल स्क्वायर, V इनिशियल कितना था हमारे पास वो था 2 किलोमीटर पर सेकंड, 2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल M की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻23। तो पहले ये चीज़ फाइंड कर दीजिए, 1 अपॉन क्या मिल जाएगा पहले R प्लस H। ठीक है, देखिए क्या वैल्यू मिलती है आपको, आंसर क्या आता है। आपका जो आंसर है वो पहले इतना हुआ 1.6 इंटू 10⁻6। देखिए पहला जो आंसर है, नहीं मेरा फाइनल आंसर जो है R प्लस H का इतना आ गया है 5.046 इंटू 10⁻6। R प्लस H इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ नीचे ले जाके फिर R प्लस H बीच में जो है वो गिनती आप कर सकते हैं इजीली। तो R प्लस H स्मॉल आ रहे हो सॉरी, R प्लस H इज इक्वल टू मेरा जो आंसर है वो इतना आया है 5.046 इंटू 10⁻6, 5.046 इंटू 10⁻6 इतना जो है वो मेरा आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें H फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से R माइनस करना पड़ेगा और R की जो वैल्यू है वो है 3395 इंटू 10⁻³ और 3.395 अगर लिख दे तो इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं। 10⁻6 इसमें से कॉमन निकल जाएगा और ये दोनों जो है 5.046 में से उसमें माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1.651 इंटू 10⁻6 मीटर और 1651 किलोमीटर। तो इतनी हाइट पर जो है वो रॉकेट जाएगा। मतलब क्या किया, यहाँ पर भी हमने इनिशियल और फाइनल एनर्जी ही फाइंड की है, लेकिन यहाँ जो है 20% जो है उसका लॉस होता है, मतलब जो है वो उसे ऊपर ले जाने के लिए 80% ही वर्क कर लिए, तो उसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आप पूरा जो है वो रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा।